नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ऐड किया है। ये प्रश्न आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो या फिर जीडी तक कोई भी, साथ में ही अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के वनडे एग्जाम में काम आने वाले प्रश्न हैं। ये निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिए, हम सभी जानते हैं जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर भी विभिन्न आकृतियां मिली हैं। जैसे चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? वो है लिवनिटज पर्वत। ठीक है, लिवनिटज पर्वत। साथ में आप इसकी ऊंचाई भी याद रख सकते हैं, 10,600 कुछ 70 के लगभग है। तो ये दूसरा है। यहाँ पर एक धूल का मैदान मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है? धूल का मैदान, जिसे क्या कहा गया है? उसको नाम दिया गया है शांति सागर, क्योंकि वहाँ हलचल नहीं होती, इस वजह से इसे क्या बोला गया है? शांति सागर बोला गया है। आप साथ में ही चंद्रमा के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखेंगे। चंद्रमा जो है, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, पृथ्वी का। और ये अपने अक्ष पर भी इतने ही समय में एक घूर्णन पूरा करता है। इस वजह से होता क्या है कि पृथ्वी से किसी भी इंसान को चंद्रमा का 57% हिस्सा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें हिस्सा जो दिखाई देता है वो कितना है? 57% है, ये पूछा गया है। आप इसके साथ में एक फैक्ट और याद रखेंगे, चंद्रमास क्या होता है? तो देखिए, चंद्रमास की अगर हम बात करें तो ये जो है चंद्रमास 29.53 दिन, वैसे तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट ऐसे 42 पॉइंट कुछ सेकंड होता है। आप इतना याद रखिए, 29.53 दिन। ये क्या होता है? चंद्रमा के द्वारा सूर्य का एक परिक्रमण या एक चक्र। ठीक है, चंद्रमा के द्वारा सूर्य का एक चक्र, तो इसे क्या कहते हैं? इसे चंद्रमास कहते हैं। आप याद रखेंगे चंद्रमास, क्योंकि ये पूछा गया है चंद्रमास क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आप समझ सकते हैं। इसके साथ में आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, वो ये है कि जो चंद्रमा था, चंद्रमा पर पहला इंसान जो पहुंचा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हालांकि इसके साथ में 3 लोग थे, जिसमें सबसे पहले जो है चंद्रमा पर इसी ने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ का था? यूएसए का था। किस विमान से गया था? तो ये अपोलो 11, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अपोलो 11 1969 की बात है। तो ये जो फैक्ट थे चंद्रमा से संबंधित, ये आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? तो देखिए, जो बेरिंग जल संधि है आप सभी जानते हैं, ये रूस, ठीक है, रूस और यूएसए का अलास्का इसको जोड़ती है। ठीक है, ये यूएसए के अलास्का और रूस के मध्य में स्थित है। अगर हम सागर की बात करें तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को ये जोड़ती है। साथ में आप ये याद रखेंगे, जो पाक खाड़ी है, ये पाक खाड़ी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। साथ में आप याद रखेंगे, ये मन्नार की खाड़ी प्लस बंगाल की खाड़ी, ये 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। डोवर संधि की बात करें तो आप जानते होंगे कि जो डोवर संधि है, ये फ्रांस और इंग्लैंड, किसके? फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है, या इंग्लैंड के बीच स्थित है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये वास्तव में इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली संधि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आप जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। तो आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, तो आप इतना याद रखेंगे। लेकिन यहाँ से बनने वाले काफ़ी अच्छे पॉइंट में हैं प्रश्न, जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है?
वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे सलीम अली, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें क्या कहते हैं, वर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्डमैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला को क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। ये भले ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये कई एग्जाम में पूछा गया, या उनका सभी एग्जामिनरों का ये फेवरेट प्रश्न है, तो आप इसे याद रखेंगे। गुलाबी नगर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं, पुणे को हम क्या कहते हैं। पुणे को कहते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन। क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर को हम कहते हैं क्या, भारत का पेरिस। भारत का पेरिस। ठीक है, साथ में याद रखेंगे इसी को हम कहते हैं गुलाबी नगर। क्या कहते हैं, गुलाबी नगर। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर को हम कहते हैं गोल्डन सिटी। क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी। कन्नौज की बात करें तो इसे कहते हैं इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, खुशबुओं का शहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर समझ गए होंगे, बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है चियापास का पठार कहाँ स्थित है। चियापास का पठार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे जो स्पेन है, स्पेन में मेसिटा का पठार पाया जाता है। ठीक है, मेसिटा का पठार स्पेन में हमें देखने को मिलेगा। टर्की की बात करें तो टर्की में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पठार है जो काफ़ी पूछा जाता है, जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। ठीक है, अनातोलिया का पठार जो है ये हमें टर्की में देखने को मिलेगा। साथ में आप याद रखेंगे यूएसए में दो नदियां हैं, कोलोरेडो। ठीक है, कोलोरेडो और कोलंबिया। कौन सी, कोलंबिया। तो ये जो है कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के नाम पर कोलोरेडो का पठार और कोलंबिया का पठार यूएसए में हमें मिलेगा। साथ में ही याद रखेंगे मैक्सिको की बात करें तो यहाँ मिलता है चियापास का पठार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक गिरह नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आप गिरह समझिए। गिरह की अगर हम बात करें तो गिरह जो होते हैं, देखिए इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, प्रकाश नहीं होता। आप ये याद रखेंगे, ये जो प्रकाश है ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब तक कितने ज्ञात ग्रह हैं, तो सौरमंडल में अब तक 8 ग्रह ज्ञात हैं। इनके क्रम आप कुछ इस प्रकार याद रखेंगे, क्योंकि ये क्रम कई बार पूछे गए हैं। तो जो इनका क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार, वो देखिए सबसे पहले है बुध, तो बुध के बाद में आता है फिर शुक्र। क्या आता है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद में अगर देखा जाए तो आता है फिर पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद में मंगल के बाद में आता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद में आता है शनि के बाद आता है अरुण, और अरुण के बाद में आता है वरुण। ठीक है, तो ये जो ग्रह हैं 8 ग्रह कुछ इस प्रकार से एक क्रम से स्थित हैं। सूर्य हमारा यहाँ पर है, तो सूर्य के कई बार ऐसे प्रश्न बनता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे वरुण ग्रह है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है, तो देखिए 1, 2 तीसरे नंबर पर स्थित है। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो आप बताएंगे कि मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, सामान्य से प्रश्न हैं, लेकिन ये इससे बन जाएंगे सभी प्रश्न, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जो ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। यम यानी कि प्लूटो जो था उससे इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, तो ये 8 ग्रह बचते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से जो पहले जो ग्रह हैं, बुध से लेकर के मंगल तक के जो 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों को नाम दिया गया है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है, कौन से ग्रह हैं ये, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। वहीं अगर हम बात करें बृहस्पति से वरुण तक के ग्रहों को, तो इन्हें माना गया है वाह ग्रह। ठीक है, कौन से ग्रह, वाह ग्रह, या इन्हें बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, ये डी जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप याद रखेंगे ये जो बुध है ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। वहीं अगर बात करें बृहस्पति की, तो ये बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ ओंजे, जारवा और सेंटिनेलीज जनजातियां देखने को मिलती हैं। मैंने जनजातियों के टॉपिक में इसे काफ़ी अच्छे से बताया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं क्या है, डी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ओंजे, जारवा, सेंटिनेलीज ये जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो गीजर होते हैं, गीजर सामान्यतः हिंदी में ने गैसर लिखा जाता है, ठीक है, गैसर लिखा जाता है। गीजर ये अंग्रेजी शब्द है। तो ये जो गीजर होते हैं ये होते क्या है, हमारा जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी कि ज्वालामुखी के मुख से जो गैस, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, ये हमारा कोई ज्वालामुखी है, ये इसकी जो है यहाँ से निकलने वाली इनमें से जो गैस, राख इत्यादि कंटिन्यू यहाँ लगातार यहाँ से निकलती रहे, तो जो लगातार निकलती है उससे किसका निर्माण होता है, गीजर या गैसर का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा गैसर हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जहाँ बड़े बड़े गैसर हैं या लगातार उनमें से राख और गैस निकलती रहती है। उन्हीं में से एक है ओल्ड फेथफुल गीजर। ये कहाँ है, यूएसए में, एलो स्टेशन, एक नेशनल पार्क है, एलो स्टोन नेशनल पार्क, तो वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक मुख्य रूप से ... चट्टानों में पाया जाता है। तो जो भारत का जो अभ्रक है ये मुख्य रूप से मिलता कहाँ पर है, कोडरमा झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। हालांकि और भी कई जगह मिलता है लेकिन मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये जो कोडरमा है ये पेगमेटाइट जो चट्टानें होती हैं ये इनमें मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। देखिए एफ साइड की अगर हम बात करें तो ये अपसौरिक और उपसौरिक जो स्थितियां होती हैं उनको मिलाने वाली रेखा होती है। विषुव आप सभी जानते हैं। गोरे की बात करें तो जो गोरे है, गोरे इसे कहते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है इसे गोरे नाम दिया गया है, ठीक है। आप कन्फ्यूज ना हो, जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो समान नहीं होती। ये मान लीजिए दो ध्रुव हैं, इनको मिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखा हैं, तो इनके बीच की दूरी कभी भी समान नहीं होती। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनके बीच में दूरी अधिक है, ध्रुवों पर जाकर के इनकी दूरी कम हो रही है। तो विषुवत रेखा पर इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, लेकिन ध्रुवों पर जाते जाते इनकी दूरी में, इनके बीच की दूरी में कमी आती रहती है। वहीं अगर हम बात करें दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, ठीक है, क्या रहती है, समान रहती है। आप सभी जानते होंगे, मान लीजिए ये हमारी कोई पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये विषुवत रेखा है, उसी प्रकार से अगली रेखा ये दूसरी रेखा है, फिर ऐसे करके ये रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अंत में इनकी जो दूरी रहती है ये समान रहती है। ये ने जो है अक्षांश रेखाएं नाम दिया गया है। ये मान लीजिए बीच की कोई रेखा है, तो इनके बीच की दूरी समान रहती है, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी रहती है ये आपसे पूछा जाता है, तो 111 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो लोग भी एसएससी या फिर एसएससी से भिन्न अन्य कई भी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही जो एमपी में पटवारी या वनरक्षक, एमपी पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज से ही मध्य प्रदेश जीके की एक बेस्ट श्रृंखला शुरू होने जा रही है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।